1967 की बात है। शिवसेना पार्टी शुरू हुए अभी साल भर बीता था। इसके टॉप लीडर थे बाला साहेब ठाकरे। बलवंत मंत्री को पार्टी का दूसरा बड़ा नेता माना जाने लगा था। शिवसेना के तमाम बड़े मंचों पर बाल ठाकरे के साथ बलवंत मंत्री जरूर दिखते थे। हालांकि दोनों नेताओं में कुछ मतभेद होने लगे थे। पत्रकार प्रकाश अकोलकर अपनी किताब जय महाराष्ट्र में लिखते हैं कि एक रोज दादर के वनमाली हॉल में शिवसेना की बैठक हो रही थी। बलवंत मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि शिवसेना को किसी एक शख्स के जरिए कंट्रोल किए जाने के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहिए। वहां मौजूद शिव सैनिकों को लगा कि वह बाला साहेब के खिलाफ बयान दे रहे हैं। देखते ही देखते शिव सैनिकों का एक जत्था बलवंत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मंच तक आ गया। बलवंत को खींचकर जूतों से पीटने लगा। उनके कपड़े फाड़ दिए गए, चेहरे और शरीर पर कालिख पोत दी गई। बलवंत रोते हुए बाला साहब के पैरों में गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे। देश के ताकतवर राजनीतिक परिवारों की सीरीज परिवार राज की इस वीडियो में महाराष्ट्र के बाल ठाकरे परिवार के किस्से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। वह 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। बाल ठाकरे मराठी बोलने वाले कायस्थ परिवार से आते थे। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे पेशे से लेखक और पत्रकार थे। बाल ठाकरे की जीवनी हिंदू हृदय सम्राट हाउ दी शिवसेना चेंज्ड मुंबई फॉर एवर किताब लिखने वाली सुजाता आनंदन के मुताबिक ठाकरे के पिता केशव ठाकरे अंग्रेजी लेखक विलियम मेकपीस ठेकरे के मुरीद हुआ करते थे। उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर अपना पारिवारिक नाम ठेकरे रख लिया, जो बाद में बदलकर ठाकरे हो गया। पढ़ाई में रुचि नहीं होने की वजह से बाल ठाकरे ने बहुत कम उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने 13 जून 1948 को मीना ठाकरे से शादी कर ली। इसी साल उन्होंने अपने भाई के साथ मार्मिक नाम से एक साप्ताहिक अखबार निकाला। इस अखबार के लिए वह खुद से कार्टून बनाया करते थे। 1950 में 24 साल की उम्र में बाल ठाकरे फ्री प्रेस जर्नल में एक कार्टूनिस्ट के तौर पर काम करने लगे। यही मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण भी उनके साथ काम किया करते थे। पत्रकार वैभव पुरंदरे अपनी किताब बाल ठाकरे एंड द राइज ऑफ शिवसेना में लिखते हैं कि 60 के दशक में मुंबई में बड़े कारोबार पर गुजरातियों का कब्जा था, छोटे कारोबार पर दक्षिण भारतीय और मुसलमानों का दबदबा था। यानी मुंबई में मराठियों के लिए काम धंधे का स्कोप बेहद कम था। ठाकरे ने इस मुद्दे को समझा और मराठी मानुस की आवाज उठाने लगे। लिहाजा जल्द ही मराठियों के बीच पॉपुलर हो गए और 1966 में शिवसेना का गठन किया। शिवसेना ने मैनिफेस्टो में दक्षिण भारतीय लोगों की जगह मराठियों को नौकरी देने की बात कही। बाल ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ अभियान चलाया था। ठाकरे तमिल भाषा का उपहास करते हुए उन्हें यंडू गुंडू कहते थे। 1967 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में परेल विधानसभा से क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर कृष्णा देसाई ने जीत दर्ज की। आक्रामक तेवर और बेहतरीन भाषण शैली की वजह से वह जल्द ही पूरे महाराष्ट्र में फेमस हो गया। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर अपनी किताब जय महाराष्ट्र में लिखते हैं कि 5 जून 1970 की रात लालबाग के ललित राइस मिल में देसाई आम लोगों से मिल रहे थे। तभी कुछ लोगों ने देसाई को बहाने से बाहर बुला लिया। इस वक्त इलाके की बिजली कटी हुई थी। अंधेरे में बात करते हुए जैसे ही देसाई बाहर आए, 2-3 लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में उनकी मौत हो गई। उस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा थी कि इस हत्या के पीछे शिवसेना का ही हाथ है। अंतिम संस्कार में शामिल वक्ताओं में कॉमरेड यशवंत चव्हाण ने इस हत्याकांड के लिए वसंतराव नाइक और बाल ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि बाल ठाकरे ने इस हत्या की निंदा भी की थी। 18 अक्टूबर 1970 को परेल विधानसभा में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में वाम दलों ने कॉमरेड कृष्णा देसाई की पत्नी सरोजनी देसाई को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस आर समेत कुल 13 वामपंथी पार्टियों ने सरोजनी देसाई का साथ दिया, जबकि शिवसेना ने परेल से पार्षद वामनराव महादिक को उम्मीदवार बनाया। वामनराव महादिक बाल ठाकरे के विश्वास पात्र के तौर पर जाने जाते थे। इस चुनाव में बाला साहेब ने 15 रैलियां की, वामपंथियों को राष्ट्र विरोधी बताया। आखिर में
जब चुनाव परिणाम आया तो शिवसेना उम्मीदवार 1600 वोटों से चुनाव जीत गए। इस तरह शिवसेना बनने के 4 साल बाद एक राजनीतिक हत्या के बाद पार्टी का पहला विधायक बना। बाल ठाकरे का कहना था कि महाराष्ट्र में वहां के युवाओं के हितों की रक्षा सबसे जरूरी है। धीरे धीरे मुंबई के हर इलाके में स्थानीय दबंग युवा शिवसेना में शामिल होने लगे। एक गॉडफादर की तरह बाल ठाकरे हर झगड़े सुलझाने लगे। धीरे धीरे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा था, लेकिन पार्टी को बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसके बाद ठाकरे ने मराठी मानुस के साथ कट्टर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी अपनाई। 1980 और 1990 के दशक में शिवसेना को इसका फायदा भी मिला। मुंबई के विले पार्ले विधानसभा सीट के लिए दिसंबर 1987 में उपचुनाव में पहली बार शिवसेना ने हिंदुत्व का आक्रामक प्रचार किया था। चुनावी अखाड़े में गर्व से कहो हम हिंदू हैं का उद्घोष हुआ। इस चुनाव में एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और नाना पाटेकर ने शिवसेना के उम्मीदवार का प्रचार किया था। हालांकि हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने के बाद चुनाव आयोग ने ठाकरे से 6 साल के लिए मतदान का अधिकार छीन लिया था। दक्षिण भारत के पत्रकार आर पद्मनाभन के मुताबिक दिसंबर 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद मुंबई में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण आयोग ने अपनी रिपोर्ट में शिवसेना के शामिल होने की बात कही थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया था कि खुद बाल ठाकरे ने अपने भरोसेमंद शिवसैनिकों को संगठित हमले का आदेश दिया था। 1992 में मुंबई दंगों के बाद बाला साहेब ठाकरे की हर ओर चर्चा थी। उन पर दंगा भड़काने के भी आरोप लगे। 1995 में मणि रत्नम ने इस दंगे पर बॉम्बे नाम की फिल्म बनाई। फिल्म में शिव सैनिकों को मुसलमानों को मारते और लूटते हुए दिखाया गया था। बॉम्बे फिल्म के अंत में बाल ठाकरे से मिलता एक कैरेक्टर इस हिंसा पर दुख प्रकट करते हुए दिखाई देता है। बाल ठाकरे ने इस फिल्म का विरोध किया, साथ ही मुंबई में इसे रिलीज नहीं होने देने की बात कही। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ और ठाकरे के बीच अच्छी दोस्ती थी। फिल्म पर बात करने के लिए अमिताभ ठाकरे के पास गए। अमिताभ ने उनसे पूछा कि क्या शिव सैनिकों को दंगइयों के रूप में दिखाना उन्हें बुरा लगा। ठाकरे का जवाब था, बिल्कुल भी नहीं, मुझे दंगों पर ठाकरे के कैरेक्टर का दुख प्रकट करना बुरा लगा। मैं कभी किसी चीज पर दुख प्रकट नहीं करता। साल 2000 आते आते शिवसेना में बाला साहेब ठाकरे के बाद उनके भतीजे राज ठाकरे दूसरे नंबर के नेता हो गए थे। ऐसा माना जाने लगा कि बाला साहेब के बाद राज ठाकरे ही शिवसेना संभालेंगे। बाला साहेब के 3 बेटे हुए, जयदेव, बिंदु माधव और उद्धव। 1995 में बड़े बेटे जयदेव की मौत हो गई। अगले ही साल एक कार एक्सीडेंट में बिंदु माधव की भी जान चली गई। उद्धव को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो फोटोग्राफी करते थे। 2002 में पिता के कहने पर उद्धव पहली बार राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। सुनियोजित तरीके से बाला साहेब ने उद्धव को इस साल होने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी। उद्धव पिता के इशारे को समझ चुके थे। उन्होंने इस चुनाव में राज ठाकरे के कई करीबी नेताओं के टिकट काट दिए। नाराज होकर भी राज ठाकरे कुछ नहीं कर पाए। जब चुनाव परिणाम आया तो शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की जीत हुई। इस जीत के अगले ही साल 2003 में बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अब तक पार्टी में सिर्फ शिवसेना प्रमुख का पद था। पहली बार उद्धव के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का नया पद बनाया गया। उद्धव के कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही राज ठाकरे की अपने चाचा से नाराजगी बढ़ने लगी। 10 दिसंबर 2005 को शिवसेना के मुखपत्र सामना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाला साहेब ठाकरे ने एक कॉलम में लिखा, क्या शिवसेना पार्टी 2 हिस्सों में बंट जाएगी? यह बंटवारा किस तरह से होगा? इन सवालों पर चिंता करना आप लोग बंद करें। आप सभी महाराष्ट्र और अपने बारे में चिंता करें। हम अपने किले की रक्षा करने में सक्षम हैं। मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी आपके मन में है वह नहीं होने वाला। शिवसेना अजय और अविनाशी है। अब तक शिवसेना में उद्धव ठाकरे हावी होने लगे थे। पार्टी के हर फैसले में उनका असर दिखने लगा था। 2005 में तब हंगामा मच गया जब राज ठाकरे ने पत्र लिखकर बाला साहेब ठाकरे से कहा कि चापलूसों की चौकड़ी आपको गुमराह कर रही है। उन्होंने कोंकण लोकसभा सीट पर हार के लिए भी इस चौकड़ी को जिम्मेदार ठहराया। पत्रकार लाइला बवादम के मुताबिक राज ठाकरे जिस चौकड़ी की बात कर रहे थे उसमें उद्धव, मिलिंद नार्वेकर और सुभाष देसाई शामिल थे। राज के बागी अंदाज को बाला साहेब भांप गए थे। ऐसा कहा गया कि राज ने अपने पत्र में बाला साहेब से वैसे ही जवाब मांगा था
जैसे किसी शावक ने बाघ से सवाल किया हो। उद्धव के साथ काम करना राज के लिए मुश्किल होता जा रहा था। साथ ही वह जानते थे कि बाला साहेब के समर्थन के बिना शिवसेना पार्टी के निशान और नाम पर कब्जा करना मुश्किल है। ऐसे में दिसंबर 2005 में उन्होंने शिवसेना पार्टी छोड़ने का फैसला किया। शिवसेना में टूट के बाद पार्टी को मजबूती देने के लिए एक बार फिर से बाला साहेब ने कमान संभाल ली। उन्होंने मराठी और हिंदुत्व के नारे को बुलंद कर शिवसेना के कमजोर हो रहे संगठन में नई जान फूंक दी। 2006 में शिवसेना के 40वें स्थापना दिवस पर बाल ठाकरे ने मुसलमानों को एंटी नेशनल बताया। उन्होंने षणमुखानंद हॉल में आयोजित इस समारोह में मुसलमानों को हरा जहर कहा था। बाल ठाकरे के इस भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। जब उन्होंने ये बयान दिया तो पूरा हॉल शिवसेना के समर्थन में नारों से गूंजने लगा। 1989 के लोकसभा चुनाव के पहली बार हिंदुत्व की छाया तले बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ था। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी और 52 पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 104 सीटों पर लड़कर 42 सीटों पर जीत हासिल की। उस वक्त शिवसेना के मनोहर जोशी विपक्ष के नेता बने। 1995 में बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। शिवसेना ने 73 तो बीजेपी ने 65 सीटें जीती। बाला साहेब ठाकरे ने फॉर्मूला दिया कि जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री उसका होगा। इसी आधार पर मनोहर जोशी को सीएम की कुर्सी मिली और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे डिप्टी सीएम बने। 2004 के चुनाव में शिवसेना को 62 और बीजेपी को 54 सीटों पर जीत मिली। 2009 में दोनों पार्टियों की सीटें कम हुई, लेकिन बीजेपी को पहली बार शिवसेना से ज्यादा सीटें हासिल हुई। बीजेपी ने इस दौरान 46 और शिवसेना ने 45 सीटें जीती। बाला साहेब के समय महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हमेशा बड़े भाई की भूमिका में ही रही, यानी वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती थी और बड़े फैसलों में बाल ठाकरे की बात मानी जाती थी। 2012 में बाला साहेब ठाकरे का निधन हो गया। उद्धव अब शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। 2014 चुनाव से पहले उन्होंने सामना को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि शिवसेना पिछले 25 साल के गठबंधन में सड़ गई। भाजपा के साथ गठबंधन कर शिवसेना को नुकसान हुआ। इसके साथ ही दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। 2014 विधानसभा चुनाव में सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी शिवसेना को बीजेपी से आधी सीटें मिली। बीजेपी ने 122 सीटों पर जीत हासिल की और शिवसेना ने 63 सीटों पर। हालांकि बाद में शिवसेना बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल हो गई। मुंबई यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर सुरेंद्र जोंदले के मुताबिक बाला साहेब की तरह उद्धव ने भी 2010 में बेटे को राजनीति में उतार दिया। उन्हें शिवसेना की युवा शाखा का अध्यक्ष बनाया गया। 2019 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर आदित्य जीत गए। उद्धव ने अपनी सरकार में 32 वर्षीय बेटे को कैबिनेट मंत्री बनाया। प्रोफेसर जोंदले कहते हैं कि 2019 विधानसभा चुनाव में आदित्य ने अहम भूमिका निभाई थी। आदित्य की वजह से ही पहली बार उग्र शिव सैनिकों के इमेज में बदलाव देखने को मिला। इसके बाद से ही वो पार्टी में स्थापित हो गए। 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में पैदा होने वाले एकनाथ शिंदे 16 साल की उम्र में शिवसेना में शामिल हो गए। शिवसेना के सीनियर नेता आनंद दिघे से प्रभावित होकर उनके कहने पर शिंदे शिवसेना में जुड़ गए। 20 साल की उम्र में बैचलर की पढ़ाई पूरी करने के बाद शिंदे अपने घर परिवार को चलाने के लिए ठाणे में ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। 1984 में शिवसेना ने ठाणे और इसके आसपास के इलाकों में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी शिंदे को सौंप दी। 1997 में शिंदे पहली बार ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सदस्य चुने गए। 2004 में शिंदे पहली बार विधायक बने। तब से वह लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। जून 2022 में अचानक पार्टी के पुराने सिपाही माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को करारा झटका दिया। दरअसल जून 2022 में महाराष्ट्र में एमएलसी के 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे। इस चुनाव में सभी पार्टी के विधायकों की संख्या के हिसाब से ये तय था कि बीजेपी 4 सीटों पर, जबकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को 2-2 सीटों पर जीत मिलेगी। हालांकि जब चुनाव परिणाम आया तो बीजेपी के 5 उम्मीदवारों को जीत मिली। इससे जाहिर हो गया कि महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने बीजेपी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की है। उद्धव ठाकरे को बताया गया कि कांग्रेस के अलावा उनकी पार्टी के 12 विधायकों ने भी बीजेपी को वोट किए। खतरे को भांपते हुए उद्धव ने विधायकों की मीटिंग बुलाई। इस बैठक में एकनाथ शिंदे समेत 12 विधायक नहीं पहुंचे। इसके बाद तमाम कोशिशों के बावजूद उद्धव शिंदे को नहीं मना पाए। 40 से ज्यादा विधायकों ने शिंदे का साथ दिया।
इस तरह 56 साल पहले बनी शिवसेना पार्टी टूट गई। यह पहली बार हुआ जब किसी बागी नेता ने न सिर्फ पार्टी तोड़ी बल्कि पार्टी के नाम और निशान पर ही दावा ठोक दिया। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट को मिल गया। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।